Very good evening, dear all students. Welcome you all in my YouTube channel Civil Engineering Gurukul. This is lecture number 2 of Design of Slab. आप सभी का हमारे YouTube चैनल सिविल इंजीनियरिंग गुरुकुल में बहुत स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चंस को डील करेंगे जो कि डिज़ाइन ऑफ स्लैब से रिलेटेड है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने जो डिज़ाइन कंसिडरेशन थे डिज़ाइन ऑफ स्लैब्स के उसे डील किया था और उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे और जो डिज़ाइन स्टेप थे उसको हम लोगों ने डील किया था। आई होप कि आप लोगों ने उस वीडियोस को देखा होगा। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद में फिर इस वीडियो को देखें, ठीक है। आई होप कि आप लोग PDF लेक्चर जो आपका क्लास नोट्स है उसको भी प्रिपेयर कर रहे होंगे। सो चलिए हम आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो स्क्रीन बोर्ड पर आपको दिख रहा है इसमें लिखा हुआ है डिज़ाइन ऑफ ए स्लैब, डिज़ाइन ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड रूफ स्लैब for room 9 meter by 4 meter, 9 meter by 4 meter, live load is 4 kilonewton per meter square and floor finish is 1 kilonewton per meter square. Concrete is of grade M15. Mild steel are used for reinforcement. Width of support is 300 mm. ठीक है, इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक सिंपली सपोर्टेड स्लैब का डिज़ाइन करना है। सॉरी डियर स्टूडेंट, थोड़ा वेट कीजिएगा। एक सिंपली सपोर्टेड स्लैब का डिज़ाइन करना है जिसमें रूम का जो साइज़ दिया हुआ है 9 मीटर बाई 4 मीटर का, लाइव लोड दिया हुआ है 4 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर और फ्लोर फिनिश दिया हुआ है 1 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर और दिया हुआ है ग्रेड ऑफ कंक्रीट M15। उसके बाद में बोला जा रहा है कि वॉल का जो सपोर्ट विड्थ है वो 300 mm है। तो चलिए हमने पहले आपको डिज़ाइन कंसिडरेशन और जो डिज़ाइन स्टेप्स थे उसके बारे में डिस्कस कर लिया था। अभी हम लोग जो पहले दिया हुआ है किसी भी न्यूमेरिकल्स को करने के पहले सबसे पहले आपका जो स्पेसिफिकेशन है जो क्वेश्चन में गिवन है उसको राइट डाउन करेंगे, उसके बाद आगे का जो प्रोसेस है उसको अडॉप्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग लॉन्गर स्पैन और शॉर्टर स्पैन को क्या करेंगे, डिनोट करेंगे, ठीक है। लॉन्गर स्पैन और शॉर्टर स्पैन क्या करेंगे हम लोग, डिनोट करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में जो लॉन्गर स्पैन है, देखिए 9 मीटर बाई 4 मीटर का स्लैब है, इसका मतलब है जो लॉन्गर स्पैन है उसको हम IY से लिख दिए यहाँ पे, LY से 9 मीटर और जो शॉर्टर स्पैन है एक्स डायरेक्शन में वो 4 मीटर है। सबसे पहले हम देखिए जो दिया हुआ है उसको क्या करते हैं, राइट डाउन करते हैं। लाइव लोड दिया हुआ है 4 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फ्लोर फिनिश 1 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट M15, ग्रेड ऑफ सॉलिड स्टूडेंट्स ग्रेड ऑफ स्टील FE 250 ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये जो स्लैब है ये 1 वे है या 2 वे है, ठीक है। ये चेक करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा जो स्लैब है 1 वे है या 2 वे है। उसके बाद जो आगे हम आगे की ओर में मूव करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसको चेक करने के लिए टेक्निकली मैंने पहले आपको बताया था IY बाई IX यानी लेंथ इन लॉन्गर डायरेक्शन डिवाइड बाई लेंथ इन शॉर्टर डायरेक्शन को डिवाइड करेंगे। अगर ये ग्रेटर देन 2 आता है इसका मतलब है 1 वे स्लैब है, अगर लेस देन इक्वल टू 2 आता है मतलब क्या है, 2 वे स्लैब है। तो यहाँ पे आ रहा है 2.25 यानी कि 2 से बड़ा है इसलिए क्या है, 1 वे स्लैब है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया कि ये जो स्लैब है 1 वे स्लैब है। कैसे चेक किए, LY बाई LX मतलब लेंथ इन लॉन्गर डायरेक्शन डिवाइड बाई लेंथ इन शॉर्टर डायरेक्शन। अगर ये ग्रेटर देन 2 आता है इसका मतलब है ये 1 वे स्लैब है, ठीक है। और लेस देन और इक्वल टू 2 आएगा तो 2 वे स्लैब है, ठीक है। अब हम स्टेप नंबर पहले की ओर बढ़ेंगे, डिज़ाइन कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो डिज़ाइन कांस्टेंट देखिए हम यहाँ पे हमारे गिवन है FE 250 स्टील्स, इसके लिए XU मैक्स की वैल्यू 0.53D होती है, ठीक है। जहाँ पे D क्या है, इफेक्टिव डेप्थ है, ठीक है, ये आपको पता है ऑलरेडी, ठीक है। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा फेस है, जो हमारा फेस है यहाँ पे क्या है, लॉन्गर डायरेक्शन में 9 मीटर है और शॉर्टर में 4 मीटर है। अब देखिए जो वॉल का सपोर्ट विड्थ है ये 300 mm था यानी 0.3 मीटर सभी साइड से, है ना, वॉल का सपोर्ट विड्थ है, ठीक है, ये है। अब हम सबसे पहले यहाँ पे स्लैब थिकनेस को क्या करेंगे, एस्टिमेट करेंगे। जो स्लैब का थिकनेस है उसको क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, हम लोग एस्टिमेट करेंगे। तो जो स्लैब का थिकनेस है तो कैसे एस्टिमेट करते हैं, इसके लिए हम लोग यहाँ पे स्मॉल d की वैल्यू इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू निकालते हैं। देखिए यहाँ पे स्मॉल डी इक्वल टू होता है स्पैन बाई 20 इंटू एम एफ, जहाँ कहलाता है मॉडिफिकेशन फैक्टर। इसके बारे में हम लोग लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस कर लिए थे। देखिए
यहाँ पे एक असम्पशन लेना पड़ता है कि जो परसेंटेज ऑफ स्टील है आप कितना ले रहे हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे एज्यूम कर लिया 0.9%, ठीक है। और ग्रेड ऑफ स्टील कितना है 250। ठीक है, इसके लिए मॉडिफिकेशन फैक्टर जो होता है PT इक्वल टू 0.95% के लिए ये होता है 1.5। कितना होता है 1.5। ये टेबल से लिया गया है या फिर आप वहाँ से फिगर से भी ले सकते हैं, हम लास्ट में बता देंगे कहाँ से लिए हैं। फिलहाल अभी आप इतना समझिए कि 0.9% के कॉरस्पॉन्डिंग में जो आपका MF की वैल्यू है, मॉडिफिकेशन फैक्टर की वैल्यू है, ये आई है 1.5। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। मैंने पहले बता दिया था आपको कि मॉडिफिकेशन फैक्टर की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये एक्चुअली आपका है, ये जो दिख रहा है आपका, ये वैल्यू है D इक्वल टू स्पैन बाई 20, ये IS कोड से आया है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए D इक्वल टू स्पैन बाई 20 इंटू मॉडिफिकेशन फैक्टर, यहाँ पे स्पैन बाई 20 इंटू मॉडिफिकेशन फैक्टर है, ये डिपेंड करेगा बीम पे। ठीक है, याद रखिएगा कैंटिलीवर बीम के केसेस में अलग होता है, यहाँ सिंपली सपोर्टेड बीम है इसलिए यहाँ पे स्पैन बाई 20 इंटू MF हुआ है। अगर कैंटिलीवर बीम रहेगा तो उसके लिए क्या होगा ये आगे हम डील करेंगे। ठीक है, यहाँ पे स्पैन का वैल्यू दिया था 4 मीटर, इसको MM में चेंज कर लिए और 20 और मॉडिफिकेशन फैक्टर की वैल्यू हम निकाले हैं अभी, तो ये आ गया आपका स्मॉल d की वैल्यू 133.33। उसके बाद ओवरऑल डेप्थ हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कैसे निकालेंगे, इफेक्टिव डेप्थ प्लस DC यानी कि कवर डेप्थ ऑफ कवर प्लस 5/2, जो आपका स्टील है उसका 5/2। तो देखिए हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि 12 mm मेन बार हम लोग ले रहे हैं, ये अजम्पशन है। ठीक है, हमने एज्यूम किया है कि 12 mm स्टील का मेन बार का जो हमारा डायमीटर है वो कितना है 12 mm है। ठीक है, यहाँ से कैपिटल D की वैल्यू निकल गई 133.33 और प्लस यहाँ पे 20 हम लोगों ने कवर लिया है और प्लस जो स्टील जो है आपका उसका है 12 mm। ठीक है, डायमीटर तो 12/2 कर दी, यानी 159.33 mm आ गया आपका टोटल डेप्थ, है ना, कैपिटल D की वैल्यू। ठीक है, जो स्टेप्स मैंने पहले बताए थे उसी स्टेप्स को हमने यहाँ पे प्रोसीड किया है। ठीक है, इसमें कहीं कुछ नया नहीं है। तो नियर अबाउट हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया 159.33 को 160 के अबाउट में। ठीक है, फिर D अवेलेबल निकालेंगे, तो D अवेलेबल कैसे निकालेंगे, कैपिटल D माइनस DC डिवाइड माइनस 5/2, जो वैल्यू आपका है D का वैल्यू पता है 160 माइनस DC 20, 12/2 करेंगे 134 mm आ गया ये आपका वैल्यू। ठीक है, D अवेलेबल क्या आ गया 134 mm। ठीक है, तो ये वैल्यू हमने निकाली है। उसके बाद इफेक्टिव स्पैन की वैल्यू निकालेंगे, और कैसे निकालेंगे ये आपको बताया गया था स्टेप नंबर 2 में पहले भी। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं L प्लस T, यानी जो आपका स्पैन है L और प्लस T थिकनेस, इसको जोड़ेंगे और ये क्या होगा 4.3 मीटर आ गया। उसके बाद में L प्लस D, जहाँ पे D इफेक्टिव डेप्थ है। ठीक है, तो 4000 प्लस 134 सब MM में कन्वर्ट कर दी, आ गया 4.134। इसमें से जो कम आएगा, मतलब L प्लस T और L प्लस D, इसमें से दो कम आएगा उसको हम लोग इफेक्टिव स्पैन कंसिडर करते हैं। याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, सिंपली सपोर्टेड स्लैब के केस में इफेक्टिव स्पैन कितना लेते हैं। तो L प्लस T, जहाँ पे T थिकनेस ऑफ स्लैब है और L क्या है क्लियर स्पैन है, और L प्लस D दोनों को हम कैलकुलेट करेंगे और दोनों में से जो कम आएगा उसको क्या करेंगे हम लोग इफेक्टिव स्पैन कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, आई होप कि आपका ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे 4.134 चूँकि कम है इसलिए हम लोग इफेक्टिव स्पैन कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए लोड का कैलकुलेशन किया गया है। तो मैंने बताया था कि लोड का कैलकुलेशन करने के लिए जो पहले मैंने स्टेप्स बताए थे, 1 मीटर वाइड स्ट्रिप लेते हैं और देखिए यहाँ पे चूँकि आपका 1:1 जो आपका लिया गया इंटू 25। ठीक है, उसके बाद में सेल्फ वेट ऑफ स्लैब है 1:1 इंटू 0.160 इंटू 25, चूँकि इफेक्टिव डेप्थ का वैल्यू 160 mm है, 160 है इसलिए हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट कर दिए 0.160 मीटर में कन्वर्ट हो गया और 25 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, उसके बाद वेट ऑफ फिनिशिंग यहाँ पे दिया हुआ 1 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 1:1 हो गया। उसके बाद लाइव लोड की वैल्यू जो है क्वेश्चन में गिवन थी उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लिए हम लोग, तो कितना आ गया 4 आ गया ये। उसके बाद ये जितना वेट आपका आया है टोटल वेट को हम लोग जोड़ देंगे तो ये आपका कैपिटल W की वैल्यू आ जाएगी, टोटल लोड कितना आ रहा है। ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद में हम लोग फैक्टर लोड निकालेंगे। फैक्टर लोड कैसे निकालेंगे, फैक्टर लोड निकालने के लिए हम लोग जो आपका लोड आया है उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी से यानी 1.5 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा फैक्टर लोड का वैल्यू आ जाएगा। देखिए आप लोग निकाले हैं W इंटू गामा F, जहाँ पे गामा F के वैल्यू 1.5 है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे 1.5 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो ये आपका आ गया है फैक्टर लोड की वैल्यू। यहाँ से फैक्टर लोड के वैल्यू को करस्पॉन्डिंग में हम लोग मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। चूँकि सिंपली सपोर्टेड स्लैब है तो समझ लीजिए कि सारे पे लोड क्या है UDL है, यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो WL²/8 होता है। चूँकि यहाँ पे WD है और यहाँ पे इफेक्टिव स्पैन लेना है LE की वैल्यू। ठीक है, LE²/8, यहाँ पे W की वैल्यू 13.50, L की वैल्यू है LE की वैल्यू 4.134, चूँकि मैंने बताया था जो कम आएगा तो एक 4.3 था, एक 4.134 था, तो इफेक्टिव स्पैन कितना हो जाएगा जो कम है 4.134 का स्क्वायर डिवाइड बाई 8, ये आपका वैल्यू आ जाएगा किलोन्यूटन मीटर में फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू। ठीक है, तो ये आपका आ गया फैक्टर्ड
क्या, बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, यहाँ तक आपका आई थिंक कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप यहाँ तक समझ गए होंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलिए आगे मूव करते हैं। उसके बाद में स्टेप नंबर 6 है रिक्वायर्ड इफेक्टिव डेप्थ एंड ओवरऑल थिकनेस। ठीक है, इसके लिए हम लोग MU लिमिट की वैल्यू को करस्पॉन्ड करते हैं। तो आपको पता है MU लिमिट की वैल्यू जो होती है फिर 250 के लिए आपका वैल्यू होता है 0.1149 FCK BD स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, MU लिमिट 0.149 FCK की वैल्यू 15 है ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, और B की वैल्यू जो है आपका 1 मीटर के लिए लेते हैं, तो 1 मीटर बराबर 1000 mm इंटू स्मॉल डी का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे जो आपका मूवमेंट आया था ये कितना था 28.84 आया था किलो न्यूटन आपका ये था मीटर था, तो उसको mm में चेंज कर दिया गया है न्यूटन mm में। अब देखिए ये वैल्यू जो आ गई है 13.59 mm जो कि 134 से कम है, यानी इसका मतलब है कि जो हम लोगों ने एजम्पशन लिया है वो करेक्ट है। तो प्रोवाइड डी इक्वल टू 134 एंड कैपिटल डी इक्वल टू 160 ओम। आई होप कि यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जो स्टेप्स मैंने पहले बताए थे वही स्टेप्स को यहाँ पे हमने प्रोसीड किया है, कुछ नया नहीं है। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे स्टेप नंबर 6 में एरिया ऑफ स्टील निकालेंगे, मेन स्टील। इसके लिए भी मैंने फॉर्मूला बताया था, उस फार्मूला में यानी 0.5 FCK/F 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 MD यानी डिज़ाइन मूवमेंट डिवाइड बाई FCK BD स्क्वायर इंटू BD। इसमें आपका जो भी नॉन वैल्यूज़ है उस वैल्यू को पुट करेंगे, पुट करने के बाद हमारा AST की वैल्यू, एरिया ऑफ स्टील की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। मतलब जो भी आपको वैल्यू पता है, FCK का वैल्यू पता है, FY का वैल्यू पता है, MD की वैल्यू पता है, B की वैल्यू पता है, D की वैल्यू पता है, सारे वैल्यूज़ को पुट कीजिए और यहाँ से आप यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ स्टील निकाल सकते हैं। आई होप कि यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ST की वैल्यू निकल गई। उसके बाद में स्पेसिंग ऑफ मेन इन्फोर्समेंट निकालेंगे हम लोग। देखिए, स्पेसिंग ऑफ मेन इन्फोर्समेंट निकालने के लिए तो हम लोगों ने एज्यूम किया था 12 mm डायमीटर का बास। ठीक है, तो FI जो आपका वैल्यू आ रहा है एरिया ऑफ स्टील यानी कि π/4 इंटू 12 mm का स्टील लिए तो 12 स्क्वायर डिवाइड बाई एरिया ऑफ स्टील जो कि हम पहले कैलकुलेट किए हैं वो आया है इंटू 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका जाएगा स्पेसिंग। यहाँ 97.80 आया है, तो हम लोग स्पेसिंग हमेशा उसके कॉरस्पॉन्डिंग में कम ही रखते हैं, ज़्यादा नहीं रखते। तो यहाँ 97.8 है तो 95 mm सेंटर टू सेंटर ले लिए। अब एक IAS कोडल प्रोविजन है मेन इन्फोर्समेंट के लिए जो मैक्सिमम स्पेसिंग होता है 3D और 300 mm, जहाँ पे D क्या इफेक्टिव डेप्थ है 3D और 300 mm विच एवर इज लेस, इसमें से जो कम होगा, मतलब तीनों में से जो कम होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, स्पेसिंग कंसिडर करेंगे। मैक्सिमम कितना होना चाहिए, मैक्सिमम स्पेसिंग 3D और 300 mm जो में से कम होगा उसको हम लोग लेंगे। ठीक है, मैक्सिमम स्पेसिंग उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 3D और 300 mm इसके लिए मेन इन्फोर्समेंट के लिए ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं 3D और 300 mm में। देखिए आप 3D की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, चूँकि आपका D की वैल्यू 134 है, यहाँ पे 402 आ रहा है और 300 mm। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसलिए इस तीनों में जो कम आएगा, तो देखिए ऊपर में 95 था, फिर आया आपका 402 और 300 mm। तो यहाँ पे आप मैक्सिमम जो स्पेसिंग रख सकते हैं यहाँ पे 402 और 300 mm। तो जो हमारा जो S की वैल्यू है S मैक्स से कम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है 95 mm है ना, तो हम लोग प्रोवाइड किए 12 mm डायमीटर बार एट द रेट ऑफ 95 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे चेक करेंगे एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड, तो यहाँ पे एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड है, कैसे निकालते हैं 1000 इंटू FI डिवाइड बाई AS। FI की वैल्यू को पता है कैसे निकालेंगे, π/4 इंटू 12 का स्क्वायर, ये आ गया, और डिवाइड बाई में जो आपका स्पेसिंग आया है 95 इसको पुट करेंगे, यहाँ से एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड आ जाएगा 1190.5 mm स्क्वायर। ठीक है, मतलब कितना एरिया ऑफ स्टील आप क्या किए हैं, प्रोवाइड किए हैं, ये इस फार्मूला से निकालेंगे। ये लास्ट लेक्चर्स में मैंने स्टेप्स को बताया था ऑलरेडी। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्रीवियस लेक्चर को जरूर देखिएगा क्योंकि उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है ये। अब यहाँ पे देखिए परसेंटेज ऑफ स्टील प्रोवाइडेड, ये निकालने के लिए कैसा फॉर्मूला हम यूटिलाइज करते हैं, यहाँ पे ASTP डिवाइड बाई BD, ASTP एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड डिवाइडेड बाई 1000 इंटू स्मॉल d इंटू 100। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 1000 होगा डियर स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे सही कर लीजिएगा थोड़ा इसको। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 0.888%। ठीक है, देखिए जो PT एज्यूम्ड था वो PT प्रोवाइडेड से क्या है, ज़्यादा है, मतलब जितना आपने एज्यूम किया है वो प्रोवाइडेड से ज़्यादा आना चाहिए, कम नहीं आना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब है जो हमारा डिफ्लेक्शन चेक है वो कंसिडर जो किए थे वो सेटिस्फाई कर रहा है। PTP एज्यूम जो है मतलब परसेंटेज ऑफ स्टील जो एज्यूम किए हैं वो प्रोवाइडेड से ज़्यादा आना चाहिए, ऐसा नहीं कि जो एज्यूम किए हैं वो प्रोवाइडेड से कम है, तो हमारा जो कंसिडरेशन है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे PTP एज्यूम देखा कि PT जो एज्यूम किए हैं वो प्रोवाइडेड से ज़्यादा है। ठीक है, स्टेप नंबर 9 में बढ़ेंगे हम लोग, एरिया एंड स्पेसिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। ठीक है, चूँकि स्लैब में 2 स्टील होता है, एक मेन स्टील होता है और एक डिस्ट्रीब्यूशन स्टील्स होता है। आपको बताया था हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कि मेन स्टील और डिस्ट्रीब्यूशन स्टील दोनों होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील का एरिया कैसे निकालते हैं, ये हम लेते हैं 0.15/100 इंटू BD, ये लेते हैं हम लोग किसके लिए, ये लेते हैं हम लोग माइल्ड स्टील के लिए। अगर वही रहता HY/SD बार यानी कि
उसके लिए हम लोग लेते हैं 0.12 डिवाइड बाई 100 इंटू बी डी। तो यहाँ पे हमारा इफ़ 250 इसलिए हम लोगों ने ये लिया है। बी डी यानी क्रॉस सेक्शन बी, पी की वैल्यू 1000 mm है और यहाँ पे डी कैपिटल डी की वैल्यू 160 mm पुट की और 0.15 यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 240 mm²। अब देखिए यहाँ पे स्पेसिंग कितना होना चाहिए, 6 mm डायमीटर एमएस डिस्ट्रीब्यूशन बार हम लोग ले लिए हैं, किसका स्पेसिंग के लिए लिए हैं। यहाँ पे हमारा जो क्या है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बार है इसलिए हम लोग हमेशा मेन बार से कम लेंगे, तो 6 mm ले लिए हैं। उस तरीके से हम लोग निकालेंगे FI D डिवाइड बाई एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड इंटू बी, ठीक है। तो यहाँ पे 28.27 आया क्योंकि 5/4 × 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये आपका आएगा 28.27। जो एरिया ऑफ स्टील जो आपका जितना आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन स्टील का कितना है 240, तो 240 पुट कर दिए इंटू 1000। बी का वैल्यू चूँकि 1 मीटर के लिए हम कंसिडर करते हैं तो 1000 लिए। अब इसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है हमने कैलकुलेट किया तो ये वैल्यू आपका आ गया है लगभग 117.8 mm। तो लगभग हम इसके कम ही लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेते हैं स्पेसिंग, ठीक है। तो हमने लगभग ले लिया 110 mm सेंटर टू सेंटर। अब देखिए जैसे हम लोगों ने मेन बार में चेक किया था मैक्सिमम स्पेसिंग का, उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन बार में इसमें होता है 5D और 450 mm विच इज़ मैक्सिमम। इसमें यहाँ पे होता है 5D और 450 जो कि मेन स्टील में होता है 3D और 300 mm। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। तो 5D आप कैलकुलेट कीजिए और 450 mm। तो यहाँ पे आया आपका, देखिए यहाँ पे 450 mm। इसमें जो आपका जो ये जो है आपका जो प्रोवाइड आप कर रहे हैं वो SD मैक्स से कम आना चाहिए, यानी कि हम लगभग 110 mm सेंटर टू सेंटर ले लेंगे यहाँ पे स्पेसिंग, ठीक है। 110 mm सेंटर टू सेंटर ये मैक्सिमम है, मतलब इससे ज़्यादा तो ले नहीं सकते हैं। तो हमने लगभग ले लिया 100, हम जितना होगा स्पेसिंग कम ही रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखते हैं। ये मैक्सिमम स्पेसिंग है 5D और 450 mm, ठीक है। इसमें से जो मिनिमम होगा उसको मैक्सिमम हम रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक्चुअली 5 × 134 ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन ऑफ 450 mm, लेकिन 110 mm उससे भी कम है इसलिए हम 110 mm सेंटर टू सेंटर यहाँ पे स्पेसिंग कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। और मैंने बताया था कि जो स्लैब होता है उसका चेक शेयर में नहीं किया जाता है क्योंकि शेयर में सेफ होता है। और अगर क्वेश्चन में गिवन है कि शेयर में आपको चेक करना है तो निकालना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में शेयर में चेक नहीं दिया गया इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे शेयर में चेक को नहीं किया है ना, जैसा कि स्टेप नंबर 10 में है, ठीक है। हमने यहाँ पे शेयर में कोई चेक नहीं किया क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं था, अगर दिया रहता तो हम शेयर में भी चेक करते थे, ठीक है। उसके बाद में लास्ट जो स्टेप है वहाँ पे हम क्या करेंगे, रिइंफोर्समेंट डिटेल्स को दिखा देंगे। जो आपने रिइंफोर्समेंट आपका जो डिटेलिंग आया है उसको फिगर्स के द्वारा दिखा दीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया है कि जो आपका डिटेलिंग है। सबसे पहले हमने डिटेलिंग्स में दिखाया है कि 2 पायर है, दोनों के बीच मतलब जो क्लियर स्पैन है वो 400 mm है यानी कि 4 मीटर है, और आपका इफेक्टिव स्पैन है 4300 mm। यहाँ पे दिखाया जाएगा 4300 mm है ना, 43 मतलब जो पायर है उस दोनों के बीच का सेंटर टू सेंटर स्पैन। यहाँ पे मेन बार लिया गया है 12 mm डायमीटर जो कि 95 mm सेंटर टू सेंटर है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है वो लिया गया है 6 mm 110 mm सेंटर टू सेंटर। ये आपका क्या है, डिटेलिंग है। ये जो आप बनाए हैं स्लैब का जो डिज़ाइन किए हैं उसका डिटेलिंग है। तो ये स्टेप नंबर 10 था। देखिए बहुत ईजी है अगर आप स्टेप्स को समझ रहे होंगे, क्योंकि स्टेप समझ गए तो आप सब कुछ समझ सकते हैं। स्टेप को समझना ज़रूरी है क्योंकि स्टेप्स के आधार पे ये क्वेश्चंस को बनाया गया है। अगर आप इससे पहले की वीडियोस को नहीं देखें तो प्लीज़ जाकर के उस वीडियोस को देखें और वहाँ से जो कॉन्सेप्ट है उसको लें, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको इस वीडियो से बहुत कुछ नई जानकारी मिली होंगी। सो मैं इसी तरीके के और भी वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जिनको ये नीड्स है, ठीक है। सो दिस इज़ एंड पार्ट ऑफ माई वीडियो। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। So stay tuned. God bless you all. Thank you everyone.